नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इजी मैथ्स विद योगी सर। हम लोग एक मैट्रिक्स के इन्वर्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपके लिए एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे और इस वीडियो में हम सारणिकों के उपयोग के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? सारणिकों के अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे। सारणिकों के अनुप्रयोग। एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें पहला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष A x1/1 B x2/2 C x3/3 हों तो उसका क्षेत्रफल जिसको कि मैं किससे व्यक्त कर रहा हूँ, डेल्टा से व्यक्त कर रहा हूँ या डेल से व्यक्त कर रहा हूँ, जो कि किसके द्वारा दिया जाता है 1/2 x1/2 -/3 प्लस x2/3 -/1 प्लस x3/1 -/2। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में त्रिभुज का क्षेत्रफल इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। इसको हम डिटरमिनेंट्स से कैसे ज्ञात करें? तो डिटरमिनेंट्स के रूप में त्रिभुज का क्षेत्रफल निम्न प्रकार से दिया जाता है। क्षेत्रफल डेल इज इक्वल टू 1/2 x1/1 1 x2/2 1 x3/3 1। इस टाइप से डिटरमिनेंट्स के रूप में त्रिभुज का क्षेत्रफल व्यक्त किया जाता है, जिसको कि हम एक फॉर्मूले के रूप में याद रखेंगे। सेकंड पॉइंट है 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध। 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध। भाई 3 बिंदु संरेख होंगे। संरेख कब होंगे? जब तीनों बिंदु किस पर स्थित हों? एक रेखा पर स्थित हों। सपोज कीजिए कि स्थिति इस प्रकार से 3 बिंदुओं की P x1/1 Q यहाँ पे x2/2 और R यहाँ पर ले लिया x3/3। तो तीनों बिंदु हमें एक ही रेखा पर स्थित दिख रहे हैं। तो इन तीनों बिंदुओं से मिलकर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि इन तीनों बिंदुओं से कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो फिर इसका क्षेत्रफल कितना प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। तो डेल इज इक्वल टू 1/2 x1/1 1 x2/2 1 x3/3 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। और यहाँ से 1/2 को किस में ले गए? 0 में ले गए। तो इक्वेशन प्राप्त होगी x1/1 1 x2/2 1 x3/3 1 इज इक्वल टू 0, जो कि 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध है। ये क्या है? 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध है। अब हम बात करते हैं 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। 2 बिंदुओं, तीसरा पॉइंट डालेंगे। 2 बिंदुओं P x1/1 Q x2/2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। गुजरने वाली रेखा का समीकरण। सपोज कीजिए रेखा इस टाइप से है और यहाँ पर बिंदु P ले लिया हमने x1/1 और यहाँ पर बिंदु Q x2/2 और सपोज कीजिए यहाँ पर एक बिंदु R है। यहाँ बिंदु R है और इसके निर्देशांक हमने मान लिए x, y। ठीक है। तो भाई इन तीनों बिंदुओं से मिलकर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं। इसलिए अपन कह सकते हैं, सबसे पहले मैं इस बिंदु को ले रहा हूँ, इसलिए हम कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट x/1 x1/1 1 x2/2 1 इज इक्वल टू 0।
जो कि दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का अभीष्ट समीकरण है। एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझ सकते हैं। बिंदु P1, 2 तथा Q3, 2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। तो सारणिक रूप में हम इसको इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ x/1 भाई दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण सारणिक रूप में क्या होता है, x/1 x1/1 1 x2/2 1 इज इक्वल टू 0। तो x/1 1 2 1 और 3 2 1 इम्प्लाइज दैट 0। इसको सॉल्व करें। x के लिए 2 - 2, x के लिए 2 - 2 करना पड़ेगा ये, माइनस बाई इंटू बाई के लिए 1 - 3 प्लस 1 के लिए 2 - 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये तो 0 प्राप्त हो गया, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपको -2 और माइनस ये प्लस हो जाएंगे तो 2/, और यहाँ से माइनस के 4 इज़ इक्वल टू 0, या फिर कह सकते हैं बाई इक्वल टू 2। क्या कह सकते हैं, बाई इक्वल टू 2। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं भाई दोनों में बाई का निर्देशांक क्या है, बराबर है। बाई का निर्देशांक के बराबर है तो ये रेखा किस प्रकार से प्राप्त होगी, एक्स अक्ष के समांतर। इस प्रकार से इसका यदि हम इसको व्यक्त करना चाहें ग्राफ पेपर पे तो ये इस टाइप से जाएगी, एक्स अक्ष के समांतर होगी। और इसको कह सकते हैं ये बाई इक्वल टू 2 रेखा है, जो कि किस बिंदु से गुजर रही है, इस बिंदु से गुजर रही है 0,2 से। और ये P और Q बिंदु इसी पर स्थित होंगे, क्योंकि बाई का निर्देशांक क्या है दोनों में 2, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो लिखिए, आसान सा क्वेश्चन था। अब देखिए भाई रैखिक समीकरण निकाय का हल। रैखिक समीकरण निकाय के हल से पहले हम ये जान लेते हैं कि समघाती निकाय क्या होता है और विषमघाती निकाय क्या होता है। जैसे ये कोई हमने 3 चरों वाला निकाय ले लिया, 3 चरों वाला निकाय ले लिया। इसमें यदि b1 = b2 = b3 = 0 हो तो हम इसे समघाती निकाय बोलते हैं। तो हम इसे क्या बोलते हैं, समघाती निकाय, या फिर कह सकते हैं होमोजीनियस निकाय। अब भाई b1 b2 b3 को 0 लेने पर इसको हम समघाती क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यदि इनका मान हम 0 ले लेते तो इसमें प्रत्येक टर्म्स समान घात वाली होगी। प्रत्येक टर्म्स कैसी होगी, समान घात वाली होगी। क्योंकि देखो फर्स्ट टर्म में देखें तो x की पावर कितनी है, 1। वेरिएबल्स की पावर देखनी है हमें, किसकी पावर देखनी है, वेरिएबल्स की पावर देखनी है। यहाँ x की पावर 1 है, या y की पावर 1, और यहाँ पे z की पावर 1, यानी कि प्रत्येक टर्म्स में पावर सेम हो जाएगी। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, होमोजीनियस बोलेंगे, ठीक है। और यदि b1 does not equal to 0, b2 does not equal to 0, b3 does not equal to 0 हो तो हम इसे विषमघाती निकाय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विषमघाती निकाय। इस स्थिति में प्रत्येक टर्म्स में पावर सेम नहीं होती। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो भाई ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में मैं कोई भी चर मान सकता हूँ। जैसे मैंने x की पावर 0 मान लिया तो यहाँ x की घात कितनी होगी, 0 होगी। जबकि यहाँ पे चरों की घात प्रत्येक टर्म्स में 1 1 1 है, और यहाँ पर कितनी हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब पावर्स क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, विषमघाती निकाय बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, विषमघाती निकाय, या फिर नॉन होमोजीनियस। अब बात करते हैं हम
रैखिक समीकरण निकायों के हल की। तो सबसे पहले दो चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय लेते हैं और उसका हल हम ज्ञात करेंगे क्रैमर विधि से। किस विधि के द्वारा ज्ञात करेंगे? क्रैमर विधि से। तो हेडिंग डाल लीजिए, क्रैमर विधि से रैखिक समीकरण निकाय का हल। क्रैमर विधि से रैखिक समीकरण निकाय का हल। क्रैमर विधि से रैखिक समीकरण निकाय का हल, इसमें फर्स्ट है दो चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय। दो चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय का हल। मान लीजिए कि कोई दो चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय इस प्रकार से हैं कि a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इस प्रकार से कोई दो चरों वाला रैखिक समीकरण निकाय है। इसका हल क्रैमर विधि से इस प्रकार से प्राप्त होता है, x इज इक्वल टू डेल 1 अपॉन डेल और y इज इक्वल टू डेल 2 अपॉन डेल, और डेल डज नॉट इक्वल टू 0 लेना है। यहाँ पे डेल का मान डज नॉट इक्वल टू 0 लेना है। अब बात करते हैं भाई कि डेल 1, डेल 2 और डेल क्या है। तो डेल यहाँ पे गुणांक मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट्स है। क्या है? गुणांक मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट्स। गुणांक मैट्रिक्स क्या है? a1 b1 a2 b2, तो इसकी डिटरमिनेंट्स है ये। तो डेल है यहाँ पर, डेल इज इक्वल टू a1 b1 a2 b2। डेल 1 का मान इस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं कि x के गुणांकों को c1 c2 से रिप्लेस कर देंगे। x के गुणांकों को किससे रिप्लेस कर देंगे? कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे, और y के गुणांक सेम रहेंगे। तो c1 c2 b1 b2। और डेल 2 का मान कैसे ज्ञात करेंगे? y के गुणांकों को c1 c2 से रिप्लेस कर देंगे, a1 a2 एज इट इज रहेंगे। तो a1 a2 c1 c2। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये समीकरण निकाय क्या है? ये समीकरण निकाय कुछ नहीं है, ये रेखा के समीकरण है। किसके समीकरण है? रेखा के समीकरण। ये दो रेखाएं हैं, एक और एक, और ये मिलकर बन गया समीकरण निकाय। तो ये दो रेखाएं हैं और इनका सॉल्यूशन आप पहले जानते हैं। छोटी क्लासों में हम इनका सॉल्यूशन किस प्रकार से ज्ञात करते थे? फर्स्ट पॉइंट कि यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, मतलब इन दोनों रेखाओं के लिए यदि a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के बराबर नहीं है तो समीकरण निकाय कैसा होता था? संगत। निकाय संगत और हल कैसा? अद्वितीय हल विद्यमान होता था। अद्वितीय हल। निकाय तो संगत और हल कैसा? अद्वितीय हल विद्यमान होता था। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती थी। भाई हल क्या होता है? रेखाओं का प्रतिच्छेदन। हल क्या होता है? रेखाओं का प्रतिच्छेदन। तो जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, और वही बिंदु क्या होगा? हमारा हल होगा। तो इस स्थिति में रेखाओं की कंडीशन इस प्रकार से होती है, दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। सेकंड कंडीशन इसकी ये बनती थी कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। तो इस स्थिति में रेखाएं क्या होती थी? समांतर, और हमें कोई भी हल प्राप्त नहीं होता था, इसलिए निकाय क्या है? असंगत होता। तो निकाय असंगत, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इस स्थिति में कोई हल प्राप्त नहीं होगा। रेखाओं की कंडीशन इस प्रकार से होगी, दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ये तो फर्स्ट रेखा हो गई और ये सेकंड रेखा हो गई। थर्ड कंडीशन इसकी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इस स्थिति में दोनों रेखाएं समपाती होती थी। कैसी? समपाती। और समपाती वाली कंडीशन में इस प्रकार से जैसे ये पहली रेखा और ये दूसरी रेखा हो गई, तो ये अनंत बिंदुओं पर टच करेंगी। जब ये अनंत बिंदुओं पर टच करेंगी तो कितने हल प्राप्त होंगे? अनंत हल प्राप्त होंगे, और निकाय कैसा होगा? संगत होगा। तो इस कंडीशन में निकाय कैसा होगा? संगत होगा, और हल कितने? अनंत हल प्राप्त होंगे। अनंत हल प्राप्त होंगे। और रेखाओं की कंडीशन ये होगी, जैसे ये पहली रेखा है तो दूसरी रेखा भी इसी पर होगी। मतलब कहने का मतलब ये है, एक ही रेखा पर दोनों रेखाएं आ जाएंगी। फर्स्ट रेखा ये हो गई और सेकंड रेखा भी इसी पर स्थित होगी। ठीक है ना?
तो ये अनंत बिंदुओं पर टच करेंगे और कितने हल मिल जाएंगे, हमें अनंत हल प्राप्त हो जाएंगे। तो लिखिए भाई, ये इनकी कंडीशन होती है। अब हम बात करेंगे 3 चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। हाँ भाई, ये कोई 3 चरों वाला रैखिक समीकरण निकाय है, इसको हमें क्रैमर विधि से हल करना है। तो क्रैमर विधि से इसका हल निम्न प्रकार से प्राप्त होता है कि x इज इक्वल टू डेल 1 अपॉन डेल, y इज इक्वल टू डेल 2 अपॉन डेल और z इज इक्वल टू डेल 3 अपॉन डेल। इस प्रकार से इसका हल दिया जाता है, जहाँ पे डेल के लिए 2 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? 2 कंडीशन है इसमें। पहली है, कंडीशंस को लिखने से पहले हम ये बात करेंगे कि डेल 1, डेल 2 और डेल 3 क्या है। तो डेल क्या है? यहाँ पे गुणांक मैट्रिक्स है। क्या है? गुणांक मैट्रिक्स है। यहाँ डेल इज इक्वल टू गुणांक मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट्स A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। तो डेल हो गई गुणांक मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट्स। और डेल वन को चलो मैं इधर लिख रहा हूँ। डेल 1 इज इक्वल टू, डेल 1 ज्ञात करने के लिए हमें ऐसा करना है, x के गुणांकों के स्थान पर D1 D2 D3 को रिप्लेस कर देना है, बाकी y और z के गुणांक सेम रहेंगे। ठीक है ना। इस वाली डिटरमिनेंट्स में क्या करना है, x के गुणांकों के स्थान पर D1 D2 D3 को रिप्लेस कर देंगे और C2 और C3 एज इट इज़ रहेंगे। तो डेल 1 इज इक्वल टू D1 D2 D3, B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ये एज इट इज़ रहेंगे। डेल 2 का मान ज्ञात करने के लिए हमें B1 B2 B3 के स्थान पर D1 D2 D3 को रिप्लेस कर देना है, बाकी ये सेम रहेंगे। तो A1 A2 A3 D1 D2 D3 C1 C2 C3, इस टाइप से। और डेल 3 का मान ज्ञात करने के लिए हमें C1 C2 C3 के स्थान पर D1 D2 D3 को रिप्लेस कर देना है, बाकी ये दोनों सेम रहेंगे। तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 और D1 D2 D3। इस प्रकार से हम डेल 1 डेल 2 और डेल 3 के मान फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ 2 कंडीशंस काम करती हैं। क्रैमर विधि से जब हम हल ज्ञात करेंगे 3 चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय का, तो 2 कंडीशनों का ध्यान करना है। इसमें पहली कंडीशन है केस फर्स्ट व्हेन डेल डज नॉट इक्वल टू 0 हो, डेल का मान डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इस स्थिति में निकाय क्या होगा, संगत होगा और हमें अद्वितीय हल प्राप्त होगा। निकाय संगत अद्वितीय हल प्राप्त होगा। निकाय संगत और अद्वितीय हल प्राप्त होगा, और वह अद्वितीय हल किसके द्वारा दिया जाएगा, इसके द्वारा दिया जाएगा। देखो ये अद्वितीय हल है, इस टाइप से दिया जाएगा। x इक्वल टू डेल 1 अपॉन डेल, y इक्वल टू डेल 2 अपॉन डेल और z इक्वल टू डेल 3 अपॉन डेल, इस टाइप से दिया जाएगा। सेकंड कंडीशन है व्हेन डेल इज इक्वल टू 0, जब डेल 0 हो तो इसमें 2 कंडीशन बनती हैं। फर्स्ट है डेल 1 इज इक्वल टू डेल 2 इज इक्वल टू डेल 3 इज इक्वल टू 0, मतलब डेल 1 डेल 2 डेल 3 तीनों का मान किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। तो इस स्थिति में निकाय या तो संगत होगा या फिर असंगत होगा। इस स्थिति में दोनों प्रकार से विद्यमान होता है निकाय, या तो संगत होता है या फिर क्या होता है, असंगत होता है। लेकिन यदि संगत है तो उसके अनंत हल प्राप्त होंगे। यदि निकाय संगत है तो कितने हल प्राप्त होंगे, अनंत हल प्राप्त होंगे। जबकि पहली कंडीशन में अद्वितीय हल प्राप्त हो रहा था। कैसा हल प्राप्त हो रहा था, अद्वितीय, और यहाँ पे अनंत हल प्राप्त। कंडीशन बी है कि डेल 1 डेल 2 डेल 3 में से
कोई एक अथवा सभी अशून्य हो। कैसे हो भाई? अशून्य हो तो निकाय असंगत होता है। तो निकाय असंगत होता है। असंगत है तो कोई भी हल विद्यमान नहीं होगा। असंगत होता है तथा कोई हल प्राप्त नहीं होता। कोई हल प्राप्त नहीं होता है। तो ये कंडीशन हो गई। इसको मैं एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ। डेल के लिए दो प्रकार की कंडीशन बनती है। एक तो डेल डज नॉट इक्वल टू जीरो और दूसरी है डेल इक्वल टू जीरो। फर्स्ट कंडीशन में यदि डेल डज नॉट इक्वल टू जीरो है तो निकाय कैसा होगा? संगत होगा और अद्वितीय हल प्राप्त होगा। और ये अद्वितीय हल किसके द्वारा दिया जाएगा? एक्स इक्वल टू डेल वन अपॉन डेल, वाई इक्वल टू डेल टू अपॉन डेल और जेड इक्वल टू डेल थ्री अपॉन डेल के द्वारा दिया जाएगा। सेकंड कंडीशन है जब डेल इक्वल टू जीरो हो तो इसकी फर्स्ट है, सेकंड की फर्स्ट है डेल वन बराबर डेल टू बराबर डेल थ्री इक्वल टू जीरो, यानी कि डेल वन डेल टू डेल थ्री तीनों जीरो हों तो निकाय क्या होगा? संगत होगा और अनेक हल विद्यमान होंगे। कितने हल विद्यमान होंगे? अनेक हल, या कह सकते हैं अनंत हल विद्यमान होंगे। सेकंड, इसकी सेकंड कंडीशन है यदि डेल वन डेल टू और डेल थ्री में से कोई भी डज नॉट इक्वल टू जीरो हो। डेल वन डेल टू डेल थ्री में से कोई भी डज नॉट इक्वल टू जीरो हो, मतलब एक भी अशून्य हो गया तो निकाय कैसा होगा? असंगत होगा और कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। तो ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे।